नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों को लेकर बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं सटीक जानकारी। और हमारा कार्यक्रम सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके बीच में 12 से 1 बजे लेकर आते हैं और कई सारे विषय पे हम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। आज का विषय भी बहुत खास है, जिस पे हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो जानना हमारे लिए और हम सब के लिए, बल्कि मैं बोलूँगी हमारे समाज के लिए भी उन छोटी बड़ी जानकारियों तक पहुँचाना बेहद आवश्यक है। चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो विषय बहुत ही खास है। आज हम बातचीत करेंगे अपराध का वैज्ञानिक अन्वेषण। बहुत ही यहाँ पे चर्चा जो हम करने वाले हैं छोटी बड़ी बातों पे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मुलाकात कराऊंगी आपके हमारे जो बीच में एक्सपर्ट हैं, बहुत ही खास हैं। डॉक्टर हर्ष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओएसडी हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस से, और इसी के साथ में आप पूर्व निदेशक राज्य न्यायिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में भी कार्यरत रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। इसी के साथ में हमारे साथ में श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी हैं, जो कि समाज सेविका हैं और विगत 10 सालों से महिला को सशक्त करने में पूरी दम लगाए हुए हैं। तो हम आपका भी स्वागत करते हैं मैडम हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे और भी हम जानेंगे डॉक्टर हर्ष शर्मा के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की तिथि पे नज़र डाल के। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दिन है गुरुवार, तारीख है 27 अप्रैल 2023। आइए कुछ पन्नों को पीछे पलटाते हैं, इतिहास पर नजर डालते हैं। अगले सेगमेंट इतिहास पर आज की हम बात करते हैं तो 1912 आज ही के दिन महान अभिनेत्री जोहरा सहगल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1967 की अगर बात करते हैं तो अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। आज ही के दिन 1972 अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा था। बहुत ही खास इतिहास में पन्ने में दर्ज हुए आज के दिन में घटित घटनाएं। और इसी के साथ में जब हम बात करते हैं भविष्य की, तो भविष्य की बात तो हम तब कर पाते हैं जब आज हमारे विचार और आज हमारे कर्म अच्छे होते हैं। तो क्यों ना नज़र डालें अगले सेगमेंट विचार की तरफ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम सब जानते हैं और हम सब उनके एजुकेशन की उस चीज़ों को मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ में उनका विचार जो उन्होंने कहा था, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बहुत ही खास विचार उन्होंने दिया हम सभी को कि हमें हमेशा लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कुछ ऐसा घटित होगा और हमारे पास आएगा। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे, अपराध का वैज्ञानिक अन्वेषण, और जिस पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हर्ष शर्मा। उनके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ हिंदुस्तान की, तो सबसे ज़्यादा घटना स्थल देखने का अनुभव है आपको। हमारे बीच अगर हम बात करते हैं उन केसेस की, जैसे कि बलात्कार, तो लगभग सभी केसेस को 72 घंटों के अंदर सुलझाए हैं आपने। भारत सरकार की अगर मैं बात करती हूँ तो गृह मंत्रालय द्वारा क्राइम सीन मैनेजमेंट ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है आपको। आपके द्वारा अनेक देशों में जैसे कि जापान, इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया इत्यादि में पेपर भी प्रस्तुत किया है। आप अनेक विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में हैदराबाद जैसी अगर मैं स्टेट की बात करती हूँ तो आपने इसके अलावा भी कई सारे स्टेट में व्याख्यान दिए हैं। IAMLE द्वारा फॉरेंसिक साइंस ने उत्कृष्ट कार्य हेतु भी फेलोशिप प्रदान किया है आपको। इसी के साथ में बहुत ही खास हमारे साथ मेहमान भी हैं, डॉक्टर श्रीमती रश्मि अग्रवाल, जो कि विगत 10 सालों से काम कर रही हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के जो हमारा विषय है उस पर चर्चा करने के लिए। अपराध का वैज्ञानिक अन्वेषण की अगर बात कर रहे हैं डॉक्टर हर्ष सर, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी अपराध होता है तो दस्तक नहीं देता है, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे तो कई सारे ऐसे प्रमाण ज़रूर छोड़ जाता है जो कि आपको मदद करने में हेल्प करता है उस पर्टिकुलर अपराधी को पकड़ने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अपराध के बाद इन्वेस्टिगेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि इनिशियली जब मैंने 82 में ज्वाइन किया था, उस समय वैज्ञानिक अन्वेषण को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन मोस्टली द जजमेंट्स या जो भी
जजमेंट्स आते थे माननीय न्यायालयों द्वारा, वो आई विटनेसेस या चश्मदीद गवाहों के बयानों पर आधारित होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये विधि विज्ञान या न्यायिक विज्ञान ने जो है इसकी इम्पोर्टेंस डेवलप हुई। और अगर मैं कहूँ कि शुरुआत ये तकरीबन 59-60 के आसपास जो है इसका श्रेय विधि विज्ञान को मध्य प्रदेश में लाने के लिए अगर मैं किसी को देना चाहूँगा तो उसके लिए जो B.M. मलिक और ये इकाई जी जो थे वो उस समय DG नहीं होते थे, तो K.F. रुस्तम जी उस समय IG हुआ करते थे, उनको मैं श्रेय देना चाहूँगा। और इस बात के ऊपर मुझे एक उपनिषद में एक श्वेत केतु अपने गुरु से गुरु उनके श्वेत केतु से पूछते हैं कि ये तुमने बरगद का ये जो फल है इसमें अगर तुमको बीज दिखाई दे रहा है तो वो इतना महीन होता है कि वो लगभग नहीं जैसा दिखता है, लेकिन जब वो जर्मिनेट होता है तो वो एक बड़ा विशाल वटवृक्ष का निर्माण करता है। तो उसी तरीके से फॉरेंसिक साइंस शुरुआत में या वैज्ञानिक अन्वेषण जो है शुरुआत में ऐसा लगता नहीं था कि ये इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष का रूप लेगा, क्योंकि आजकल जो भी जजमेंट्स ऑनरेबल कोर्ट देता है वो मोस्टली साइंटिफिक फाइंडिंग्स के ऊपर होते हैं या वैज्ञानिक रिपोर्टों के ऊपर आधारित होते हैं। और जो बात वैज्ञानिक अन्वेषण में जो आती है वो एक लोकार्ड का विनियम का सिद्धांत है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, पहली दूसरे के ऊपर दूसरी पहले के ऊपर अपना कोई साक्ष्य छोड़ देती है। तो उदाहरण के लिए अगर मैं ये कप को हाथ लगाता हूँ तो मेरे फिंगरप्रिंट्स इस कप की आउटर सरफेस के ऊपर आ गए, इसका जो डस्ट है वो मेरे उंगलियों में आ गया। इसी तरीके सारे अपराधों में ये फिजिकल एविडेंस या भौतिक साक्ष्यों का आदान प्रदान होता है, और इन्हीं साक्ष्यों को प्रॉपरली कलेक्ट करना, इनको प्रॉपरली देखना और उससे घटना का पुनर्निर्माण करना जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और इन साक्ष्यों को प्रॉपरली प्रिजर्व करके फॉरेंसिक लैब्स में जाते हैं जिनका कि कंपैरिजन होता है और रिपोर्ट्स आती हैं जिनके आधार के ऊपर माननीय न्यायालय आजकल सजाएं देते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे लगातार भौतिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं, उस बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रश्मि जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका संस्कार सुधा फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं, आप लगातार 10 सालों से कार्य कर रही हैं महिलाओं के लिए, तो आपको कैसे लगा कि मुझे इस सोसाइटी का शुरुआत करनी चाहिए, महिलाओं के लिए ही काम करना चाहिए? संस्कार सुधा फाउंडेशन को स्थापित हुए लगभग 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उससे 2 या 3 साल पहले से मैं स्वयं महिला उत्थान के लिए काम कर रही थी, नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही थी। और ये प्रेरणा मुझे अपनी मम्मी से मिली, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत छोटे शहर से थी और छोटे शहर में ही हम लोग रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी, हम 3 बहनें होने के बावजूद भी, मेरी मम्मी का एक सपना था कि मैं नहीं पढ़ पाई बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपनी तीनों बच्चियों को पढ़ाऊँगी। मेरे गाँव में जितनी बच्चियाँ हैं वो स्कूल जाना चाहिए, छोटी उम्र में उनकी शादियाँ ना हो, उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार ना हो। संस्कार सुधा फाउंडेशन में सुधा जो है वो मेरी मदर का नाम है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हमारे हृदय और हमारे विचारों और आचरण में आज भी है। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़े हो। मुझे लगता है कि यही कारण है कि कई सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, उस पर हम और भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं डॉक्टर हर्ष सर आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बातचीत में जब भौतिक साक्ष्य की बात करी थी तो क्या है ये, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी। देखिए, भौतिक साक्ष्य जो है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, भौतिक यानी फिजिकल, जो चीज़ किसी का कोई शेप हो, साइज़ हो, कलर है, ये सब चीज़ें, जैसे कि उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण में हेयर है, ब्लड है, फाइबर है, इस तरीके के टिश्यू है, कपड़ा है, बटन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा जो भी चीज़ घटनास्थल पर जब लोकार्ड के विनियम के सिद्धांत के आधार के ऊपर घटनास्थल पर पाई जाती है, तो
ये संदिग्ध आरोपी की है या कोई भी चीज़, जो भी भौतिक साक्ष्य हम लोगों को घटनास्थल पे मिलते हैं, उसके आधार पर हम घटना का पुनर्निर्माण करते हैं कि इवेंट एक्चुअली क्या घटित हुआ होगा। और जो इम्पोर्टेंट भौतिक साक्ष्य होते हैं उनको, फॉर एग्जांपल डीएनए, जैसे कि बलात्कार के प्रकरणों में जो भी हमको सेमाइनल स्टेन्स मिलते हैं, हेयर मिलता है, फाइबर मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो भी भौतिक साक्ष्य हमको क्राइम सीन पे या घटनास्थल पर मिलते हैं, उनको हम लेबोरेटरी भेजा जाता है। और जहाँ पर कि संदिग्धों के जो भी कंट्रोल्स होते हैं, उनसे हम लोग मिलान करते हैं, और पूरी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर डूइंग द कंपैरिजन वर्क, मिलान का काम करते हैं। क्या इसका डीएनए प्रोफाइल इसके डीएनए प्रोफाइल से मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या ये हेयर इससे मिलता है कि नहीं मिलता, या ये ब्लड ग्रुप इस ब्लड ग्रुप से मिलता है कि नहीं मिलता है, इत्यादि। तो ये जो आपने बात करी फिजिकल एविडेंस, दे आर कमिंग एट द सीन ऑफ क्राइम बिकॉज ऑफ द लोकार्ट्स प्रिंसिपल। लोकार्ट प्रिंसिपल या विनियम के सिद्धांत के द्वारा ये घटनास्थल पर प्राप्त होते हैं, और इनको देखने की, समझने की एक ट्रेनिंग हम लोगों को शुरुआत से ही दी जाती है, और इस तरीके से प्रदर्शनों को इकट्ठा करके हम लोग प्रयोगशाला में भेजते हैं। बिल्कुल। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और टेलीफोन नंबर्स जो हैं लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन नंबर को आप नोट कर लीजिए और कार्यक्रम के दौरान हमसे ज़रूर जुड़िएगा। इसी के साथ में मैं रश्मि जी आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लगातार सभी बात कर रहे हैं आजकल, आपके संदर्भ में अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके हिसाब से एक परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए महिला का सशक्त होना कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से महिला बराबरी का एक पहिया है समाज को चलाने वाला, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि महिलाओं को भी वही सम्मान दिया जाए, और उस सम्मान की शुरुआत घर से हो, उस सशक्तिकरण की शुरुआत घर से हो, क्योंकि ये वो देश है जहाँ सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर ऐसा ना हो। हमारे घर से महिलाओं को सशक्त करने की जिम्मेदारी हम स्वयं लें, और समाज में एक पहिया अगर ट्रक का लगाएंगे और एक साइकिल का, तो समाज नहीं चल पाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। अगर हम समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से महिलाओं का सशक्तिकरण तो हमारे सनातन धर्म में पहले से था, तभी हम शिव और शक्ति को पूजते हैं। हमारे भगवान शिव स्वयं शक्ति के आराधक हैं। हमें माता का दर्जा दिया गया है। शायद इस संपूर्ण धरा पे, भारत में ही महिलाओं को माता का दर्जा दिया जाता है, और बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया महिला सशक्तिकरण करना, क्योंकि महिला सशक्त तो है लेकिन जागृत नहीं है। हमारा संस्कार सुधा फाउंडेशन उन्हें उनके इन्हीं अधिकारों के प्रति जागृत करता है, कर्तव्यों के प्रति जागृत करता है। और कई महिलाओं के मन में जो गलत धारणा बन गई है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ऐसी महिलाओं को भी हम फेस करते हैं कि ये गलत है, और आप ये करके सिर्फ अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का नुकसान कर रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है, क्योंकि अगर महिला सशक्त है तो अगर हम चाहते हैं कि देश उन्नति करे तो शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। और इसी के साथ में मैं डॉक्टर हर्ष सर आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने आपके इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि 72 घंटे के अंदर हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि जितने भी रेप केसेस हुए हैं लगभग आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है। क्या ऐसे एविडेंसेस होते हैं उस समय, क्योंकि आपका इतना अनुभव है, कैसे एविडेंसेस होते हैं जिनको आप देखकर समझकर ये अनुमान लगा पाते हैं कि ये रेप केस है और किसने किया होगा? देखिए, रिगार्डिंग रेप केस, चूँकि इनिशियली कोई भी जब रिपोर्ट पुलिस में होती है तो सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, ऐसी एक प्राइमरीली जानकारी हमको कंट्रोल रूम के मार्फत मिलती है या थाने के मार्फत मिलती है। जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी ऑब्वियस होती हैं कि जैसे ब्लड है प्राइवेट पार्ट्स में या थाइज में या व्हाटएवर, तो ऐसे टीयरिंग ऑफ द क्लॉथ्स है, ऐसा बहुत सारा कुछ होता है जो लगता है कि ये
शायद रेप एंड मर्डर का केस है, अल्टीमेटली द रिपोर्ट फ्रॉम द ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के द्वारा जो रिपोर्ट्स आती हैं वो वैलिड मानी जाती हैं। लेकिन प्राइमा फेसी अगर इस तरीके का केस है तो क्या क्या भौतिक साक्ष्य हमको वहाँ इकट्ठे करने हैं, ख़ास तौर से जैसे ब्लड है, सेमाइनल स्टेन्स हैं, हेयर है, फाइबर है, तो इन सब का हम लोग कलेक्शन करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि उनको हम फॉरेंसिक लैब्स में भेजते हैं। और आजकल जो टेक्निक या जो हमारे यहाँ डीएनए वगैरह जो आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है, और स्पेसिफिकली आज के सिनेरियो में तो एक बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट डीएनए का है हम लोगों के पास में, ख़ास तौर से जो मध्य प्रदेश में एक पहली लैब है जिसने शुरुआत करी थी उसकी, दैट इज़ NGS नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर, तो वो हमारे पास में भी है। और पहले के समय में दीगर भौतिक साक्ष्यों के आधार के ऊपर ये बातें तय की जाती थी कि फलाना संदिग्ध व्यक्ति इस प्रकरण में इन्वॉल्व है। और देखिए, मेरा ये मानना है कि इस पृथ्वी पर जो भी कुछ आया है वो अपने आप में अनोखा है और उस जैसा कोई भी नहीं जी। और इसी का एडवांटेज हम फॉरेंसिक के साइंटिस्ट लेते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए जब ट्विंस के केसेस में जहाँ मदर एक होती है, फादर एक होता है, दोनों ट्विंस का डीएनए प्रोफाइल एक होता है, लेकिन ईश्वर ने वहाँ भी ये डिफरेंस पैदा कर दिया है कि दोनों के फिंगरप्रिंट्स नहीं होते एक से। तो मैं एक शेर अमूमन कहता हूँ कि इस जहाँ में न किसी की नज़ीर न मिसाल, जो भी आया बेमिसाल। और बस इस बेमिसाल का जो है एडवांटेज हम लोग लेते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट, एज वी आर डूइंग द कंपैरिजन वर्क। तो अगर डीएनए प्रोफाइल मिलता है किसी सस्पेक्ट का जिससे जो संदिग्ध है रेप के केस में, देन वी आर वेरी श्योर कि दी इज़ द पर्सन जिसने कि अपराध किया है। और माननीय न्यायालय आजकल ये डीएनए की रिपोर्ट्स के ऊपर को बहुत मानते हैं और इसके ऊपर सजाएं भी देते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में या इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 2018 में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसने कि 18 रेप केसेस में डेथ पेनल्टीज अवार्ड करी, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़ा सराहा था और इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर यूएस के भी रजिस्टर किया गया। इसमें प्रोसिक्यूशन और विधि विज्ञान प्रयोगशाला का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बिल्कुल, यही में अगला मेरा प्रश्न था कि अगर हम अपने प्रदेश की बात करते हैं तो क्या स्तर है इन्वेस्टिगेशन का। तो जैसे कि आपने बताया कि 18 केसेस को हमने इस तरीके से डेथ पेनल्टी भी दी गई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम बोलेंगे कि जिस तरीके से अपराध अगर हो रहे हैं तो सज़ा उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। और उसके पीछे सबसे पुख्ता अगर चीज़ होती है वो होती है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सही व्यक्ति को ही सज़ा मिलनी चाहिए। गलत व्यक्ति को मिलती है तो कहीं ना कहीं अपराध हम ही कर रहे होते हैं। इसके आगे मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे रश्मि जी आपसे, एक बहुत अमूनन कहा जाता है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है, उसको वो आगे नहीं बढ़नी जाती है। ऐसे तमाम ऐसी बातें होती हैं जो कही जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो इस बात को मैं खारिज करती हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से एक महिला को खुद महिला होके आगे बढ़ा रहे हो, तो कितना ज़रूरी होता है एक महिला को दूसरी महिला आगे बढ़ाए और कितना उससे उसको संबल मिल सकता है। क्योंकि हम एक महिला हैं और अगर किसी दूसरी महिला को कोई भी पीड़ा है, एक महिला से अच्छा उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता। उस समय उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता। सिर्फ समझदारी दिखाने की बात है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि दूसरी महिला आपकी दुश्मन है, वो आपसे आगे ना निकल जाए, आगे ना बढ़ जाए, आप उसे रोकने में, उसकी आगे बढ़ती लाइन को मिटाने में जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं वो आप वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। बल्कि उतने ही समय में आप और 10 महिलाओं को सहारा दीजिए। बिल्कुल। आप एक रश्मि से 10 रश्मि आज मेरा 10 साल का सफ़र रश्मि अग्रवाल से सोनू दीदी बन गया। पूरा मध्य प्रदेश मुझे सोनू दीदी के नाम से जानता है। मतलब ये मेरे लिए गर्व की बात है और उसके लिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि किसी महिला को रोकूं। जो महिला जिसमें प्रतिभा है, आप उसे मंच दीजिए, आप उसे आगे लाइए, आप उसको संबल दीजिए। वो जीवन भर जहाँ कहीं भी खड़ी होती है मंच से कहेगी, मुझे यहाँ इस जगह तक पहुँचाने वाली सोनू दीदी थी, उन्होंने हिम्मत दी, उन्होंने सहारा दिया। जब एक चींटी को
आगे बढ़ाती है, उसको खींच कर ले जाती है। आपने देखा होगा, अगर एक चींटी से दाना नहीं खींचता है तो 2-3 मिलके खींचते हैं और लेकर जाते हैं। तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? हम तो सजीव इंसान हैं, हमें ये करना चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि जब हम एक महिला को आगे बढ़ाते हैं तो वो गर्व से, जितनी वो उसको अलग करती हैं चीज़ें, वो है उसका उदार होना, तो वो उतने ही गर्व से उस व्यक्ति का ज़रूर नाम लेती है जो उसको आगे बढ़ाती है। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक महिला होकर दूसरे महिला को आगे बढ़ाएं, तभी हम महिला सशक्तिकरण पे बातचीत भी कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं डॉक्टर हर्ष सर आपसे जानना चाहती हूँ, कहीं पे भी अगर किसी भी घटना स्थल पे अपराध होता है, कोई भी घटना घटित होती है, तो वहाँ पे जितने भी दर्शक होते हैं, जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, उनको ऐसी किन चीज़ों की सावधानियाँ रखना चाहिए कि जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें कोई उसका इफ़ेक्ट ना पड़े और सही चीज़ को आप फाइंड आउट कर सकें? देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी अपराध होता है तो सबसे पहले जो क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं वो खुद ही कंप्लेनेंट होते हैं। अच्छा। किसी के यहाँ चोरी हुई तो सबसे पहले वो ये कोशिश करेगा जानने की कि कहाँ कहाँ क्या क्या सामान गया, अलमीराज हैं या कोई भी चीज़ है, उनको खोलने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा। इसके बाद ऑन लुकर्स आ जाते हैं, देखने वाले आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है। अगर ब्लड वीपन का कोई केस है, आउटस्कर्ट्स में है या रोड साइड कोई छुआ है, तो बहुत भीड़ लग जाती है। और इस तरीके से जब लोग आते जाते हैं तो लोकार्ड का विनियम का सिद्धांत तो सभी जगह लगता है, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस। जहाँ जहाँ कोई भी कुछ भी टच करेगा वो अपना साक्ष्य वहाँ छोड़ेगा। तो इस तरीके से क्राइम सीन डिस्टर्ब होता है। और आजकल जो एक प्रचलन हो गया है कि जो मीडिया हाउसेस हैं उनके लोग जो है सबसे पहले पहुंच के वो चाहते हैं कि उसका कवरेज करें, उसको ब्लड को घेरा बना बना के दिखाएं, ये देखिए खून पड़ा है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, वॉटेवर। तो इन अ वे दे आर कंटामिनेटिंग द क्राइम सीन। और अच्छे वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई भी साक्ष्य वहाँ ना ऐड किया जाए, ना वहाँ से कुछ घटाया जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति जो है क्राइम सीन में ऑन लुकर्स या पब्लिक में से आता है, अपना सिगरेट का बट छोड़ देता है वहाँ पर, तो वो एक एडिशनल एविडेंस वहाँ छोड़ रहा है जिसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं। तो मेरा सुझाव यही है कि जब भी कोई क्राइम होता है, चाहे चोरी हो, चाहे रेप हो, चाहे मर्डर हो, तो एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और आजकल हमारे यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और मीडिया वालों को भी मेरी सलाह है कि जब तक कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना कर ले, वहाँ से जो एविडेंस उठाए जाने हैं उनको ना उठा ले, तब तक मीडिया वालों को भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि वहीं कहीं ना कहीं दखल अंदाजी होती है और जिसने अपराध किया होता है वो सज़ा से कहीं दूर भी हो सकता है। एक बात मेरे मन में आ रही थी जब मैं आपसे चर्चा कर रही थी, कई बार ऐसा देखा जाता है सर कि कुछ भी अपराध हुआ है, कुछ साल पहले हुआ होता है और बहुत समय के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है या हमें पता चलता है और तब हम जाके इन्वेस्टिगेशन उसका शुरू करते हैं। तो क्या इतने सालों का गैप भी कुछ ना कुछ सबूत वहाँ पे छोड़ के गया होगा, बचा होगा वहाँ? देखिए, ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि अपराध किस तरीके का है। जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपराध है, ऐसे वैरायटी ऑफ क्राइम्स हैं। तो हमेशा ये अपन मान के चलते हैं कि व्हेनेवर, जब भी कभी कंप्लेन होता है किसी अपराध का, तो पुलिस या फॉरेंसिक साइंटिस्ट, अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश जो है वो एक अपने आप में एक मिसाल है, ख़ास तौर से इसके लिए मोबाइल यूनिट्स के लिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला जो मोबाइल यूनिट शुरू किया गया था वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। और लगभग आज की तारीख में मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों के अंदर मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट है जिसमें वैज्ञानिक पोस्टेड होता है। तो जो भी जब कभी क्राइम होता है तो उसका रिकॉर्ड तो होता ही है, फोटोग्राफी होती है, अगर फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है फिंगरप्रिंट लिफ्ट किए जाते हैं, फिज़िकल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। तो हो सकता है कि कई बार इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी
प्रॉब्लम्स के कारण या कभी संदिग्ध नहीं मिले, वॉट एवर द रीज़न में भी, तो जब कभी संदिग्ध मिलते हैं तो हमारे पास ऐसे साक्ष्य होते हैं जिनसे मिलान करके हम उसको काफ़ी समय बाद भी ये बता सकते हैं कि ये आरोपी ही जो है इस अपराध को करने वाला है। जी बिल्कुल, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन रश्मि जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज की बात करते हैं, आज की परिस्थितियों की बात करें और आज़ादी के पहले की बात करते हैं, तो बहुत अंतर आया, ये हम सब देख रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि महिलाओं की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लगातार महिलाओं से जुड़ी हैं, महिलाओं की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आप कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाती हैं, संबल देती हैं। आपको क्या लगता है कि जो अंतर आया है आज़ादी से पहले और आज में, वो किन किन परिप्रेक्ष्य में आया, और अभी भी कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी भी ज़रूरत है? तपस्या जी, आज़ादी के पहले महिला सशक्तिकरण नाम की चीज़ बहुत कम होती थी, और अगर सच्चे अर्थ में महिला सशक्तिकरण शुरू किया है तो राजा राम मोहन राय जी ने। पहले महिलाओं को उनके पति के साथ सती कर दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती थी। सावित्रीबाई फुले जैसी महिला, वो खुद एक बहुत वंचित वर्ग से थी, लेकिन बहुत लड़ाई लड़के उन्होंने बालिकाओं के पढ़ने के लिए, महिलाओं को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति बदली, लेकिन जो स्थिति आज़ादी के पहले महिलाओं की थी, अब उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। और पिछले 10 साल में महिला सशक्तिकरण को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। जैसा आप देख रहे होंगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। नरेंद्र मोदी जी ने एक मिसाल पेश की है कि एक वंचित वर्ग से इतनी बड़ी राष्ट्रपति पद पे एक महिला का चयन किया। उसी तरह प्रदेश में आप देख रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और भी कन्याओं के लिए, बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश में आज बहुत ही सलीके से, तरीके से और सिर्फ कागजी ना होकर धरातल पे बहुत सारी योजनाएं जो है बहनों के लिए, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए कार्यरत हैं। कई लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हाँ पेपर पे हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होगा आगे। हम धरातल पे काम करते हैं, हम आंगनवाड़ियों में भी जाते हैं, हम स्लम एरियाज़ में जाते हैं, और हमें पता है कि वहाँ जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है वो कहाँ से होती है। हम उन बहनों को बताते हैं कि आपको इस ऑफिस नहीं, इस ऑफिस जाना है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा, और उनका काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है कि हम पहले से बहुत सशक्त हो गए हैं, और इसके लिए भी हमें अपनी उस शक्ति की अगर मैं बात करती हूँ या उस अधिकारों की अगर बात करती हूँ, तो उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको हमें सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए, अपने परिवार, समाज और देश के लिए उदाहरण बनना चाहिए। और इसी के साथ में मैं डॉक्टर हर्ष से ये भी जानूंगी थोड़ी ही देर में कि क्योंकि उनको इतना विगत सालों का अनुभव है, और हम सब जब टीवी में देखते हैं कोई भी सीन ऐसा होता है या कोई ऐसी घटना घटित होती है, तो हमारा यही एक ध्यान केंद्रित होता है कि क्या कुछ होने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ अनुभव या ऐसी कोई घटना, कहानी हम ज़रूर डॉक्टर हर्ष शर्मा से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट पर्यटन का। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार
शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई, इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, जो कि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कि जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के पश्चात वो ऋषिकेश गए, वहाँ पर कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ महादेव कहलाए। तत्पश्चात वो शांति की खोज में निकले। चलते चलते ये मैकल पर्वत कहलाता है, यहाँ पर आकर उनको शांति मिली। तो शिव पीर मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुसंपत राशि, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू किया। और उसी समय ऐसी जनश्रुति है, शंकराचार्य ने लिखा कि अहो मृतम सुनम सुतम महेश केस जातते किराद सूत वाढ़वे सुपंडित सडेन थे। शंकर की जटाओं से ऐसी जनश्रुति है कि शंकर की जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होके बहा, वो नर्मदा कहलाई। तो यहाँ पे हमने आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक में लेकर गए थे। बहुत ही खास जगह है मध्य प्रदेश की, और इसी के साथ में हम अपनी चर्चा पे वापस आते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं अपराध का वैज्ञानिक अन्वेषण, और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हर्ष शर्मा। और पर्यटन से जाने से पहले मैंने एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन किया था, जो शायद आप भी चाहते होंगे कि ऐसा कोई वाक़या वो शेयर करें हम सबके साथ में, जो क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी रही है। क्या कुछ खास उनको ऐसा एपिसोड रहा जो हमेशा जहन में रहता है, वो हम सर जानना चाहेंगे आपसे। जी जी, देखिए अब आजकल चूँकि जैसा मैंने कहा कि शुरुआती दौर में फॉरेंसिक साइंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता था, लेकिन आज के सिनेरियो में, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं शुरुआत करूं बर्थ और डेथ से लेके। जब प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में जाती है डिलीवरी के लिए, तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसके रिलेटिव्स और दोस्त बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो नर्स या डॉक्टर जब बाहर आता है तो केवल 2 सवाल किए जाते हैं। पहला सवाल होता है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई, बेबी बॉय और बेबी गर्ल। द आंसर कुड बी बेबी बॉय और बेबी गर्ल। इमीडिएटली जो है सेकंड क्वेश्चन फायर होता है कि माँ और बच्चा ठीक है कि नहीं। इफ़ द आंसर इज़ कि हाँ दोनों ठीक है, नो क्वेश्चंस, इसके अलावा कोई सवाल नहीं होते। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में पूछते हैं कि जच्चा बच्चा ठीक है कि नहीं। बट दिस इज रिगार्डिंग बर्थ। बट इफ एट ऑल देयर इज ए डेथ, डेथ जो है 2 तरीके की होती है। एक होती है नेचुरल डेथ, एक होती है अननेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ में एक 85 साल के बुजुर्ग महिला या पुरुष हॉस्पिटलाइज होते हैं विथ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कार्डिक प्रॉब्लम है। बीच में वेंटिलेटर पे होते हैं, फिर वार्ड में आ जाते हैं, फिर एक दिन खबर आती है कि वो नहीं रहे या नहीं रही। तो रिश्तेदारों में, मिलने वालों में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, अरे कैसे मर गए, कल तो मैं गया था, कह रहे थे अच्छा लग रहा है, कोई कहता है कि दलिया भी खाया था, अरे आज ही तो मेरी सुबह उनसे बात हुई थी फ़ोन पे, फिर कैसे मर गए। इतनी सारी क्वेरीज होती हैं जब नेचुरल डेथ होती है।
और जब अननेचुरल होती है तो आपको पता ही है, सारा मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज़, आरुषि के केस में एवरी चाय की दुकान, पान की दुकान, द पीपल वर डिस्कसिंग लाइक एनीथिंग। तो यहाँ पर अगर वैज्ञानिक अन्वेषण अच्छे तरीके से किया गया है, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया है, तो लोगों में एक सेटिस्फेक्शन होता है। अदरवाइज हर आदमी अपने आप में इन्वेस्टिगेटर हो जाता है। और जैसा आजकल का कल्चर है कि शाम को मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाती है, तो इसके ऊपर से जो कि आपने पूछा कि कोई एक विशेष वाकया ऐसे, तो जितने भी डेथ्स होती हैं, जितने भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते होते हैं, सब विशेष ही होते हैं। करेक्ट। लेकिन भोपाल में आपको शायद याद हो, कुछ साल पहले देन होम मिनिस्टर उमाशंकर गुप्ता जी के घर के पास में एक बच्ची का गला कटी हुई लाश मिली थी। काजल हत्याकांड बड़ा फेमस रहा है, अगले दिन भोपाल बंद होने वाला था। बिल्कुल। और उस केस में उस समय मैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रहा था, तो बड़ा सेंसेशनल केस था। तत्कालीन एडीजी और एसपी, उन्हें बड़ा भरोसा था मेरे ऊपर कि इन्होंने बहुत रेप केसेस पकड़े हैं और आरोपियों को सज़ा दिलाई है। तो आई वॉज कॉल्ड इन लेट नाइट, तकरीबन 12 बजे के आसपास मुझे थाने टीटी नगर बुलाया गया। तो मेरा सबमिशन ये था, मेरा कहना ये था, मैंने क्राइम सीन नहीं देखा, मैंने बच्ची की लाश नहीं देखी, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। क्योंकि उस समय मैं रीजनल फॉरेंसिक लैब में जॉइंट डायरेक्टर था और नारकोटिक्स एग्जामिनेशन का काम करता था। तो जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा हमारे पास पिक्चर्स हैं, उसको आप मॉनिटर पर देख लें, उससे अगर कुछ सजेशन आप दे सकें। तो जब मैं पिक्चर देख रहा था, उसकी नेक कटिंग देख रहा था, तो मुझे लगा कि इसमें जो औजार या इम्प्लीमेंट जो इस्तेमाल हुआ है वो लाइट इन वेट है, हल्का होना चाहिए और वेरी शार्प नहीं है। जैसे चाकू पेना होता है ऐसा पेना नहीं है, हल्का है और कम पेना है। तो मुझसे सवाल किया गया कि डॉक्टर साहब क्या हो सकता है। तो मेरे मुंह से शायद बच्ची को इंसाफ मिलना होगा, मेरे मुंह से अचानक निकल गया कन्नी। कन्नी जो आप जानते हैं, मेसन या कारीगर जो प्लास्टरिंग का काम करते हैं। तो जैसे ही मेरे मुंह से कन्नी निकला तो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स एकदम उचक गए कि सर हमारे पास ऐसा सस्पेक्ट तो है। तो उस सस्पेक्ट को हम लोगों ने रात में ही लेबोरेटरी में ले गए, सैम्पलिंग हुआ। सैम्पलिंग के बाद में जो है ग्रुपिंग किया, स्पीशीज़ ग्रुपिंग सारा कुछ करने पे ग्रुप भी मैच कर रहा था उसका। तो फिर डीएनए के एक्सपर्ट्स बुलवाए, सैम्पलिंग किया उसके पेरेंट्स का जो डिसीज़ थी जी। और 9 वर्किंग डेज में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी हुआ उसमें। सो इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एंड कमेंडेबल जॉब जो हमारी टीम ने किया। तो चूँकि इतना सेंसेशनल केस था, बल्कि सीएम हाउस पे डेड बॉडी को भी रखा जाने का प्रोग्राम था, व्हाटएवर। बिल्कुल। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। बिल्कुल, जब भी ऐसे कुछ अपराध होते हैं तो डेफिनेटली जैसे कि सर ने कहा कि हर केस इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो किसी न किसी ज़िंदगी से रिलेट करता है, और जब किसी न किसी की ज़िंदगी से रिलेट करता है तो वो हर केस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ वाक़या होते हैं जो बड़े दिल के करीब रह जाते हैं, और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और भोपाल से ही हम बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाक़या आपके दिल के जी, काफ़ी जी। करीब हो जाता है। यहाँ पे रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण की तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन पुरुष वर्ग इसको कैसे देखता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि आपने उदाहरण दिया था कि अगर हम एक बड़ा चक्का लगा देते हैं किसी गाड़ी में और एक छोटा लगा देते हैं तो बड़ा अनबैलेंस हो जाता है। वहीं पे धारणाएं जो पुरुष की होती हैं महिलाओं को लेकर, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे देश की शायद विडंबना है, या यूँ कहिए कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, इसलिए महिला सशक्तिकरण पे बातें सब करना चाहते हैं। कुछ पुरुष हैं जो सच में महिलाओं को अपने घर से ही सशक्त बनाना चाहते हैं, बेटियों को भी पढ़ाना चाहते हैं, अपनी पत्नियों को सशक्त बनाना चाहते हैं, उन्हें जॉब के लिए और जो भी वॉटेवर वो जो करना चाहें एज अ वर्किंग वुमन उतनी फ्रीडम देते हैं। लेकिन उसमें भी महिलाओं के ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी आ चुकी है। पहले महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित थी तो वो घर का काम करती थी। आज भी कई महिलाएं हैं
जो घर के काम के साथ साथ अपना खुद का काम भी करती है, जो जॉब करती हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, बिल्कुल। जो कुछ भी है, अब महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी उठा रही हैं। और मेरा सभी से अपील है, सारे पुरुषों से, कि कम से कम आप उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं। जिस तरह से धैर्य और पैशेंस रख के हम महिलाएं घर को चलाती हैं, समाज और रिश्तेदारी में सारे रिश्ते निभाती हैं और बाहर जाकर भी काम करती हैं, उसके बाद भी हमारी पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ हमारा परिवार होता है। महिलाओं का संसार बहुत छोटा है, उनका दायरा बहुत छोटा है। एक महिला अपने पति, बच्चे और अपने काम, इसमें खुश रहना चाहती है। तो पुरुषों का ये नैतिक दायित्व है कि अगर आप बहुत अच्छे दृष्टिकोण से चाहते हैं कि समाज में महिलाएं सक्षम हों, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, तो पुरुषों को आगे आकर महिलाओं को संबल देना होगा। उनके साथ साथ थोड़ी बच्चों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, घर की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, ताकि महिला जो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी है, वो इन सब बोझ के नीचे दब के टूट ना जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ में उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें और उसकी हर बात को समझने की, उसके दृष्टिकोण को समझने की भी कोशिश करें। इसी के साथ में मैं डॉक्टर हर्ष आपसे जानना चाहती हूँ सर कि युवाओं के अगर मैं बात करती हूँ तो फॉरेंसिक साइंस में वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं और कहाँ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है जहाँ जाके वो अपना एडमिशन करके या वॉटेवर उनके आगे का प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब 80s में 79-80 में मैं सागर यूनिवर्सिटी से एमएससी फॉरेंसिक साइंस पास किया था। 80 में मैंने पास किया। उस समय फॉरेंसिक साइंस को इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं था, फॉरेंसिक साइंस को लोग जानते भी नहीं थे ठीक से। केवल हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे याद है 2 ही यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर ये फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज या मास्टर्स वगैरह हुआ करते थे। एक पंजाब में थी, एक सागर यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत महीन बीज देखा गया था उस समय, कि जो वट वृक्ष का महीन बीज जो है, जब वो अंकुरित होकर बड़ा वट वृक्ष बना, तो आज के सिनेरियो में या आज के परिप्रेक्ष्य में तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसमें फॉरेंसिक में, चूँकि आप भी जानते हैं, देखते होंगे कि जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे बड़ी बात जो मासेस में जाती है, जो लगता है कि नहीं अब इन्वेस्टिगेशन ठीक होगा, बात ये आती है कि फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है। और एक वो अपने आप में एक लोगों में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि नाउ द थिंग्स वुड कम प्रॉपर, और सच्चाई जो है वही सामने आएगी। तो सारे लोग, क्योंकि अपराध और अपराधी और विभिन्न प्रकार के हत्या, लूट, डकैती, बॉम्ब एक्सप्लोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी अपराध होते हैं, उससे आने वाले जो यंगस्टर्स हैं बड़े फैसिनेट होते हैं और वो चाहते हैं कि उसमें इस लाइन में अपना करियर बनाएं। और जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया इस फॉरेंसिक साइंस में। मुझे याद है कि मैं फॉरेंसिक और इंडिया फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस में गुजरात में गया था। उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे और गृह मंत्री अमित शाह जी थे। और जो गृह मंत्रालय का भारत सरकार का जो मुझे अवार्ड मिला था वो भी श्री अमित शाह के द्वारा ही दिया गया था उस समय। तो इनका बड़ा ज़बरदस्त सोच है इसको लेके, और इसी सोच को एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में गुजरात में गांधीनगर में मोदी साहब की देख रेख में या उनकी इच्छा के अनुरूप बनी, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ फॉरेंसिक डॉक्टर JM व्यास, उनकी हेडशिप में हुई। आज की तारीख में जो है वो अभी कुछ समय पहले ही उनको पद्मश्री भी मिला। तो JM व्यास साहब की लीडरशिप में अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 6 कैंपसेस चल रहे हैं, जहाँ पर MSc का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, BSc MSc फॉरेंसिक साइंस है, और कई डिप्लोमास भी है हमारे यहाँ। चूँकि भोपाल कैंपस में मैं OSD हूँ, तो हमारे यहाँ भी MSc फॉरेंसिक साइंस है। और अभी आने वाले समय में
एक साल का डिप्लोमा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का भी शुरू होने वाला है यहाँ पर बिल्कुल। इस सेशन में। और डिप्लोमा डीएनए में भी चल ही रहा है और डिप्लोमा डॉक्यूमेंट्स और फिंगरप्रिंट्स में भी हमारे यहाँ चल ही रहा है। तो इसमें जो है परीक्षा होती है और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं इसको ऑप्ट करना वो इसकी हमारी नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे भोपाल के ही मैं बोलूँगी तो एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन जो है फॉरेंसिक साइंस का आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे कोर्सेज़। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपना जो भी प्रोसीजर है उसको पूरा करके आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ यहाँ पे रश्मि मैडम आपसे कि बड़ा शॉर्ट में चाहूँगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, आपकी संस्था कैसे महिला को कौन कौन सी गतिविधियाँ करवा के उनको सशक्त कर रही हैं? हमारी संस्था लगातार 10 सालों से महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। कई बहनें हैं जिनको स्व सहायता समूह की प्रोसेस नहीं पता थी, हमने उनकी सहायता की। हमारे साथ कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज़ की भी महिलाएं हैं जो घर से बहुत सारे काम करती थी, लाइक कुछ क्लॉथिंग बेचने का, बेकरी का, केकरी का, इस तरह के, जिनके पास बहुत सारा मंच नहीं था, उनका एक ग्रुप नहीं था। संस्कार सुधा फाउंडेशन के अलग अलग ग्रुप्स में हमें उन्हें जोड़ा महिला दिवस पे। और उसके अलावा भी संस्कार सुधा फाउंडेशन साल में 3-4 बार एग्जीबिशन लगाता है जिसमें हम इस तरह की बहनों को 2-3 दिन के लिए अपने जो क्रिएटिव्स है जो भी है वो वहाँ पे डिस्प्ले के लिए बुलाते हैं। उसके ज़रिए उनका व्यवसाय बढ़ता है। कई बच्चियाँ हैं जो जैसे मेरी मेड है, उनकी बच्ची में उनके साथ आती थी काम करने। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप इसको पढ़ाते क्यों नहीं? बोले दीदी पैसे नहीं है। मैंने कहा आप गवर्नमेंट स्कूल में मेरे साथ चलो और इस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारे संस्कार सुधा फाउंडेशन में ऐसे 10 से 15 बच्चे हैं जिनकी हमने पूरी एजुकेशन 12 तक की हमने जिम्मा ले रखा है। कई गरीब बच्चियों की शादियां भी करवाने का हमने जिम्मा लिया है और करवाई भी है। हम अपने स्तर पे जो कुछ करते हैं वो सब कंट्रीब्यूशन के पैसों से करते हैं। जितने भी अब मुझसे अभी भोपाल की लगभग 700-800 महिलाएं जुड़ी हुई हैं संस्कार सुधा फाउंडेशन में और सभी बहनें अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, काम भी करती हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझ तक पहुंचाती भी है कि दीदी यहाँ ये हो गया, इस बहन को ये सहायता चाहिए। या अभी बहुत ज़्यादा केस जो हमारे पास आए वो वृद्धजनों के आए जी, कि उनको घर से निकाल दिया या उनके साथ किसी तरह का धोखा हो गया, उन केसेस को भी हमने हैंडल किया है। बहुत बढ़िया। और उसके साथ ही जो छोटे बच्चों के साथ आजकल अपराध हो रहे हैं तो हम मोटिवेशनल क्लासेस उन बच्चों को देते हैं, गुड टच, बैड टच, ये सारी चीज़ें बताते हैं। मतलब ऑल ओवर हर फील्ड में उतरकर, चाहे वो फैशन और ब्यूटी हो या सामाजिक संबल देना हो, आत्मनिर्भरता हो, संस्कार सुधा फाउंडेशन पूरे मध्य प्रदेश में हर धरातल पर कार्यरत है। बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में मैं डॉक्टर हर्ष शर्मा आपसे एक मैसेज चाहूँगी कि तमाम दर्शक जो आज हमारे इस विषय के साथ में जुड़े हैं और कई सारे उनके मन में भी सवाल रहे होंगे जो यहाँ पे इस मंच के माध्यम से उन तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी एक मैसेज जो आपका इस मंच के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे वो क्या है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी अपराध में वैज्ञानिक अन्वेषण बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, क्योंकि जुडिशरी भी फॉरेंसिक को लेके उनको भी बताया जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, या जो भौतिक साक्ष्य की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अकाट्य हैं और सच्चाई उसी में है। मैं आज के दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, किसी भी अपराध में क्राइम सीन पर डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना करें। और हम लोग वो साइंटिस्ट हैं, एटलीस्ट मेरा अपना ही मानना है भौतिक साक्ष्य को लेके या फिज़िकल एविडेंस को लेके, कि तुम अगर साथ मेरे तो मुझे गम किसका, आप ही मिल जाएगा हर मंजिले हस्ती का निशा। तो सच्चाई तक हम पहुँच ही जाते हैं और भौतिक साक्ष्य ही वो माध्यम होता है जिसके आधार पर हम सच्चाई तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम ये आप सबसे भी अपील करते हैं कि पहली बात तो हमें क्राइम को
बहुत कम करना है, शून्य करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमारे देश में, प्रदेश में कोई भी क्राइम होता है तो जैसे कि डॉक्टर हर्ष शर्मा यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ एविडेंस जहाँ पे होता है, जहाँ पे दर्शकगण होते हैं, देखते हैं, उनको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम का जो काम है उसको पहले कर देना चाहिए और उसके बाद में जो भी उनको लगता है कि जो भी प्रोसीजर करना है उसके बाद वो कर सकते हैं। क्योंकि अपराधी जो है उसने अगर अपराध किया है तो सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी और हम सब भी यही चाहते हैं। यहाँ पे आखिरी मैसेज मैं आपसे जानना चाहती हूँ रश्मि जी कि महिला सशक्तिकरण पे हम लगातार बात कर रहे हैं, आपकी संस्था लगातार काम कर रही है, तो क्या मैसेज है जो आप हमारे तमाम दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं तमाम दर्शकों को, देखने वालों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण जो है एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है और इसके लिए हमें अपने घर में पत्नी को, बेटी को, माता को, बहन को अपने घर से शुरुआत करिए, अपने घर की महिलाओं को सम्मान देने की। और हर माता की, हर बहन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर के पुरुषों को बाहर की दूसरी महिलाओं का सम्मान करना सिखाए और महिलाओं को बहुत पेशेंस से हर पार्ट को अपने अदा करना चाहिए इस जीवन में, चाहे वो बहन हो, माता हो या जो भी वॉटेवर जिस भी जॉनर में वो है एक परिवार में। सिर्फ इतना ही कहूँगी मैं सभी बहनों के लिए, मेरी तरफ से विशेष अपील है, प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में जानकी, शीश काट काली बनो जब बात हो सम्मान की। नमस्कार। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छे मैसेज के साथ में आपने यहाँ पे बोला और मुझे लगता है कि तमाम महिला जो होती है वो अपने ही सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही हर काम करती है और उसका रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य होता है। हमारे बीच में डॉक्टर हर्ष शर्मा जी थे जो कि OSD नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस से हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने अपराध का वैज्ञानिक अन्वेषण पे चर्चा करी। और इसी के साथ में हमारे साथ में श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी थी जो कि संस्कार सुधा फाउंडेशन की फाउंडर थी और महिला सशक्तिकरण पे उन्होंने विशेष यहाँ पे हमसे बातचीत करी। आप दोनों समय निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है क्योंकि जो भी हम बात यहाँ करते हैं वहाँ से तो बात शुरुआत होती है, क्योंकि इसके बाद जिस भी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं वो आपको लगातार अपने जहन में रखना है और अपने लोगों तक पहुँचाना है। और ऐसे ही नमस्कार MP हम सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको लेकर आते हैं आपके बीच में 12 से 1 और नए नए विषय पे हम बातचीत करते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पे बातचीत करने के लिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।